जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर्स। तो शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप इसे उतारते चले, आपको ज्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं है ना, क्या होती है मैं बताऊंगा। उसके पहले कुछ हमारा बेसिक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। इसके पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि संख्याएं क्या होती है, तो संख्याएं समझ लेते हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं जिसका उपयोग हम गणना, ठीक है, गणना के लिए करते हैं, मापन के लिए करते हैं, कुछ चीज नापने के लिए करते हैं और नामकरण के लिए करते हैं। ठीक है, संख्या समझ में आया। अब देखते हैं संख्या किस कैटेगरी में बांटा गया है। संख्या पहला आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है समझते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती है। कहां से 1 से शुरू होती है? 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक। मतलब कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। हाँ, सबसे पहले आता है कि पूर्ण संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों भैया, प्राकृत संख्याओं से सारा काम चल सकता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं 7th क्लास में आपने कुछ समीकरण पढ़े होंगे, सरल समीकरण। एक प्राकृत संख्या लगकर बनाता हूं मैं। ठीक है, +7 ठीक है 8। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्राकृत संख्या है। अब देखते हैं इसे हल करते हैं। ठीक है, आपको हल करके आता होगा। यहाँ पर इस तरफ बराबर के इधर अगर ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हो गया। ठीक है, x = 1। ये क्या आ गया? प्राकृत संख्या का 1 आ गया। ठीक है, ये सही हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए समीकरण कुछ ऐसा हो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, समीकरण कुछ ऐसा हो, है ना, तो इधर ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x = 7 में से 7 गया 0। ठीक है, 0। अब ये 0 कहां से आया? ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 0 भी आ गया। अब हम क्या करें? इसीलिए हमें जरूरत पड़ी पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, समझ में आया पूर्ण संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का समूह बनाती है। यह भी अनंत तक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत और पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है पूर्णांकों की। तो पहले ये समझ ले कि पूर्णांकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। ठीक है, हमने इन दोनों के लिए 2 समीकरण बनाए थे, एक इसके लिए बनाते। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा, ठीक है, समीकरण दिया। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। ठीक है, ये 13 इधर प्लस का था, बराबर के इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 - 13। ठीक है, x = जब हम 5 में से 13 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। लेकिन हम देखते हैं ना तो माइनस का 8 प्राकृत संख्या में ना पूर्ण संख्या में। ठीक है, इसीलिए हमें काय की जरूरत पड़ी? पूर्णांकों की। तो पूर्णांक होते क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जब पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के साथ, ठीक है, समझ रहे, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ, ठीक है, एक समूह बनाती है जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी समझ में आ गए होंगे आपको। अब आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, और इसकी पहली बात तो यह होता है कि जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक, ठीक है, समीकरण दिया है कि, ठीक है, मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया है जैसे कि, ठीक है, 5x + 7 = 0। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। 5x ऐसा का ऐसा, इधर ये प्लस में है, बराबर के इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 में से किसी भी संख्या को प्लस करो माइनस करो वही संख्या आ जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसे हल करता हूँ, तो क्योंकि 5x के गुना में है, बराबर के इधर में जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, आपने ये देखा। अब देखिए, हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक भी पढ़े, लेकिन हमने कहीं भी इस प्रकार की संख्या नहीं देखी। ठीक है, तो हमें इसके बाद जरूरत पड़ती है परिमेय संख्याओं की। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि आखिर परिमेय संख्याएं हैं क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर, ठीक है, Q
जीरो के बराबर नहीं होता है। मैं समझाऊंगा ये क्यों होता है, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा और, ठीक है, इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। P बटा Q तो क्या, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है दिमाग में, तो समझिएगा। मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास क्या है 2/5, ठीक है, क्या है मेरे पास 2/5। तो देखिए मान लीजिए मैं 2 को P लिख दूं और 5 को Q लिख दूं, ठीक है, तो ये P बटे Q में, तो मतलब कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ठीक है, परिमेय संख्या मान लीजिए मेरे पास 2 है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2/1, किसी के भी बटे में 1 होता है, मतलब वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसको P बटे Q के रूप में लिख सकता हूँ, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक और बात देख लेते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसका कारण होता है, तो ये क्यों होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 3/0 है, ये तो P हो गया, 3 क्या हो गया P और 0 हो गया Q, मान लीजिए, ठीक है। तो 0 Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी तक, ठीक है, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। किसी के ही बटे में यदि हम 0 लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, क्योंकि हमें 0 का पहाड़ा नहीं आता। इसका सीधा सा कारण क्या है, क्योंकि हमें 0 का पहाड़ा आता ही नहीं। समझ गए आप, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। आखिर ये परिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या पढ़ ली, आपको समझ में भी आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या है, योग, व्यकलन, गुणन, भाग, ये सभी के गुणधर्म होते हैं। हम सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, आखिर समृद्ध होता क्या है। समृद्ध मतलब कि उसके इतने, इससे बाहर नहीं जाएगा, उसके इससे, मान लीजिए पूर्ण संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत समृद्ध है, तो यदि हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो पुनः हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, मान लीजिए पूर्ण संख्या का एक घेरा है, तो ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही 7। समझ में आ रही है मेरी बात, समृद्ध का मतलब आपने समझ आ गया कि यदि मैं दो संख्याओं का प्लस या माइनस करूंगा, पुनः मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही यदि परिमेय संख्या के लिए कर रहा हूं, तो यदि मैं दो परिमेय संख्याओं का योग करता हूं, तो मुझे क्या पुनः एक, ठीक है, परिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो हाँ होगी, ठीक है। मैं इसे हल करना भी सिखाऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे। ये केवल मैं समझा रहा हूँ कि समृद्ध है या नहीं, ठीक है। चलिए, है ना, क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 12, 6। मैंने अभी समझाया था कि ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण प्राकृत जितनी भी संख्याएं, सभी भी परिमेय संख्याओं की इसमें आती है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 बटा लिख सकते हैं। ये P बटे Q में हो गई, ठीक है। मतलब कि परिमेय संख्या, ये आप समझ गए समृद्ध का मतलब। अब समझते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध का मतलब बता दिया है, यदि मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ूं तो क्या पुनः मुझे एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो हाँ, देख लेते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूं, एक और उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए मेरे पास है 3/5 प्लस, ठीक है, 2/5, ठीक है। अब मैं इसे हल करता हूं, इसे मैं हल करना सिखाऊंगा। अभी केवल ये देख लीजिए क्या ये समृद्ध है या नहीं, ठीक है। चलिए, 3 और 2 5, 1, ठीक है। चलिए, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये भी P बटा Q इसमें हो गया, मतलब कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है, तो हाँ है। समझ में आया आपको। अब देखते हैं व्यकलन के अंतर्गत क्या परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है। तो हाँ, देख लेते हैं क्या है या नहीं। समृद्ध वही कि यदि मैं दो परिमेय संख्याओं को घटाऊं तो क्या पुनः मुझे एक परिमेय संख्या मिल पाएगी, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या परिमेय संख्या व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है। तो मतलब कि यदि मैं दो परिमेय संख्याओं को, ठीक है, हाँ चलो ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं को घटाता हूं तो क्या मुझे पुनः एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो देख लेते हैं, बटा 3, ठीक है। 5 में से भी 5 - 2 बराबर 3/3 = 1, ठीक है। 1 अभी हमारा आंसर 1 आया था, तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पर ये P बटा Q हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत
क्या है, समृद्ध है, तो हाँ है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला देखते हैं, क्या परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्या है, इसी उदाहरण को ले रहा हूं मैं, ठीक है, 2/3, तो क्या इनका गुणन एक परिमेय संख्या होगा। तो देखिए जब गुणा का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं, हम आमने सामने गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। तो देखिए ये भी हमें p/q के रूप में प्राप्त हो गई, मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, तो हाँ है। समझ में आया। अब हम देखेंगे क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं। तो देखिए एक उदाहरण को समझते हैं हम, -3/8 भागे -2/9। ठीक है, दोनों परिमेय संख्या है, भाग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, देखते इसको हल करते हैं जब हम। ठीक है, इसको हल करना भी सिखाऊंगा, यदि आता नहीं होगा, हालांकि आपको आता होगा। ये हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगी ये। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए इस माइनस से इस माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब ये गुणा का चिन्ह तो आमने सामने गुणा हो जाएगा, 9 तिया 27, 8 दूनी 16। ये क्या आ गई, मैं p/q के रूप में हुई। ये क्या होगी, परिमेय संख्या। अभी तो आपको लग रहा होगा कि देखिए दो परिमेय संख्या को भाग करो तो पुनः एक परिमेय संख्या आ गई, तो ये समृद्ध है। लेकिन ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए, ठीक है, किसी तरह से मैं किसी संख्या को, ठीक है, भाग दूंगा ऐसे 0 से, भाग दूंगा ऐसे 0 से। मान लीजिए मेरे पास 27 है, 0 से मैंने भाग दिया, तो मेरे पास क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आ जाता है, अपरिभाषित। अभी मैंने समझा था जब मैं परिमेय संख्या की परिभाषा समझा रहा था, ठीक है, कि जब भी किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित आ जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो पुनः हमें परिमेय संख्या नहीं मिलती। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के लिए कुछ है ना संक्रियाओं के लिए समृद्ध है या नहीं। अब हम देखेंगे पूर्णांकों के लिए यही सब संक्रियाएं समृद्ध होती है या नहीं। वैसे हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक अभी मैंने समझाए थे क्या होते हैं। ठीक है, चलिए क्या पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, तो देख लेते हैं। पूर्णांक मान लीजिए मेरे पास क्या है, -5। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, -2 को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये -7, -5 माइनस को जोड़कर क्या बनाते हैं, -7। तो ये भी एक पूर्णांक है। तो हम क्या लिखेंगे कि यदि हम दो पूर्णांकों का योग करते हैं तो पुनः हमें क्या मिल जाता है, एक पूर्णांक। मतलब कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। समझ में आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से व्याकरण के लिए यदि हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। ठीक है, -5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, -5 में से +2 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ये भी एक पूर्णांक है। चलिए है ना, ये भी एक पूर्णांक आया। मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्याकरण के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्या पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, तो देख लेते हैं। मैंने दो पूर्णांक लिए, ठीक है, पूर्णांक लिए, इन दोनों का मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, पूर्णांक प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के। मैंने दो माइनस के लिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस और माइनस का जब मैं गुणा करूंगा, ठीक है, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, तो हाँ है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं दो पूर्णांकों का भाग करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध है, तो देख लेते हैं। ये पूर्णांक है, हाँ है। ये भी एक पूर्णांक है, तो हाँ है। तो लेकिन क्या इन दोनों को मुझे भाग देने पर मुझे पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं लिखूंगा कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्योंकि मुझे है ना दो पूर्णांकों का भाग करने पर फिर से एक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसा ही देख लेते हैं हम पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है, परिमेय और पूर्णांक आपको समझ में आ गए होंगे। अब पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं। अब इसी प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं के लिए देख लेते हैं। तो देखते हैं कि पूर्ण संख्या योग के लिए अंतर्गत समृद्ध है या नहीं। तो हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, प्लस 7, ये दोनों पूर्ण संख्या है, हाँ तो है, ठीक है। मैंने क्या करा, 7 5 12, मुझे पुनः एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूर्ण संख्याएं है ना योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, क्योंकि ठीक है दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर मुझे पुनः पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। आगे बढ़े, चलिए इसके लिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। अब इसमें से मान लीजिए मैंने 7 को क्या करा, घटाया, तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, -2। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, मुझे क्या प्राप्त होता है, एक पूर्णांक। तो क्या मुझे दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर पुनः एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, तो नहीं हुई। इसीलिए पूर्ण संख्याएं व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। समझ में आया। अब देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या गुणन के लिए अंतर्गत समृद्ध है। देखते हैं, दो पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये भी हो सकती है, 7 5 35, ये भी एक पूर्ण संख्या है। चलिए तो पूर्ण संख्या हमने देखा कि दो पूर्ण संख्या को गुणन पुनः एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती है। तो हाँ होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होती है। तो मेरे पास ये एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। तो क्या पुनः मुझे एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा, वापस से 5/7 प्राप्त हो जाएगा। जब मैं से और आगे हल करूंगा तो पॉइंट पे संख्या आ जाएगी, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार से प्राकृत संख्या के ले लेते हैं, ठीक है। क्या प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। तो मैंने प्राकृत संख्या ली 2 प्लस एक और प्राकृत संख्या ले लेता हूँ 7 7 2 9, कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इसलिए मैं कहूंगा कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब इसी प्रकार से व्याकरण के लिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरे पास क्या है, प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, और है ना क्या है, ये भी एक प्राकृत संख्या है। अगर मैं इसे इस प्रकार से लिखूं कि -10 ये भी एक प्राकृत संख्या है। तो मैं अगर ये करूं तो क्या आ जाता है, -5 आ जाता है। तो क्या ये एक प्राकृत संख्या है, नहीं है, ये है एक पूर्णांक है। तो जब मैं दो प्राकृत संख्याओं का व्याकलन करता हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हमेशा एक प्राकृत संख्या मिले, इसलिए मैं कहूंगा कि प्राकृत संख्या व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, ठीक है। आप गुणन देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, देख लेते हैं। 5 एक प्राकृत संख्या है, 7 भी एक प्राकृत संख्या है, 7 5 35 होता है, ये भी एक प्राकृत संख्या है। मतलब कि हाँ, ठीक है, जब मैंने दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करा तो पुनः मुझे एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब कि प्राकृत संख्या गुणन के लिए समृद्ध है, तो हाँ है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं इस प्रकार से भाग के लिए। चलिए भाग का बड़ा सा आसान है, जैसे हमने पूर्ण संख्या के लिए किया था ऐसे ही कर लेते, ठीक है। प्राकृत संख्या मान लीजिए मैंने 5 ले ली, ठीक है, और एक और मैंने प्राकृत संख्या ले ली 8। तो क्या मुझे पुनः एक इसको हल करने पर क्या मुझे भाग करना है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, भाग करा मैंने इसका, ठीक है। 5 का मैंने 8 से भाग दिया, क्या लिखता हूँ मैं इसको 5/8। तो क्या मुझे एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब मैं दो प्राकृत संख्याओं का भाग करता हूं तो पुनः मुझे एक प्राकृत संख्या नहीं मिलती, इसीलिए प्राकृत संख्या भाग के लिए भाग में अंतर्गत समृद्ध नहीं होती, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसे एक नोटबुक में उतार सकते हैं ताकि और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज और इसी प्रकार के कुछ गुण देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।